अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट फरा इकबाल लाहौर 42 टीवी से। आज हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही मशहूर शायरा जिनका कलाम किसी तारीफ का मोहताज नहीं, जो अपने अल्फाज को बहुत ही खूबसूरत चनाव देते हुए बहुत ही धीमे अल्फाज में वो अपने अशार कहती हैं। हम इनसे मजीद बात करते हैं और जानते हैं इनकी शायरी के मुतालिक। बहुत शुक्रिया लाहौर टीवी का कि आप लोगों ने इंटरव्यू करने के लिए यहाँ पे मेरे घर में आए। बहुत शुक्रिया, वेलकम। थैंक यू सो मच आपका भी, बिकॉज आपने इतना कीमती वक्त हमें दिया और हमें इज्जत बख्शी। थैंक यू सो मच। अजमेर साहब, मुझे ये बताएं कि आप माशाल्लाह से एक गवर्नमेंट ऑफिसर भी हैं और साथ में आप शायरी भी बहुत ज्यादा अच्छी करती हैं, तो पहले आपकी लाइफ में शायरी आई थी या गवर्नमेंट आपने पहले ज्वाइन की थी? मेरी लाइफ में शायरी पहले आई थी जी। कॉलेज के जमाने से मैं शायरी करती हूँ। कॉलेज में मुशायरों में भी शिरकत की और मेरे चूंकि वालिद शायर थे तो घर में शुरू से ही उनको देखकर रुझान ऐसा था, इस तरह का रुझान था। तो तकरीबन फर्स्ट ईयर मैट्रिक के करीब मैंने शायरी करनी शुरू की थी, नज़में, गजलें, और जब तक मैं 4th ईयर तक गई फिर तो इंटर कॉलेजिएट मुशायरों में शिरकत और इस तरह से बहुत ज्यादा सरगर्मी थी मेरी शायरी के हवाले से, तो इसलिए शायरी पहले आई और नौकरी बाद में आई। अच्छा, आपको अपना कोई पहला शेर याद हो जो आपने खुद लिखा हो, खुद तख्लीक किया हो? अब बहुत पुरानी बात हो गई है, लेकिन आज हर हद हिसाब से आगे हम निकल आए ख्वाब से आगे। अच्छा भी साहब, मुझे बताएं कि आपके नजदीक शायरी क्या है? एक एहसास है, एक ख्याल है? मेरे नजदीक शायरी आपकी अपने जात का इजहार है। अब वो जो भी आपकी तजर्बात और मुशाहिदात हैं जिंदगी में या जो ख्यालात हैं उनके इजहार का एक तरीका है शायरी। सो उससे आगे मेरे लिए तो शायरी की कोई और तारीफ नहीं है कि जिसको मैं कहूँ कि इसके अलावा कुछ है शायरी। मतलब डिफरेंट एहसास आपके पास हो, कोई ख्याल, कोई अच्छी चीज लग रही है तो आपको कोई अशार कहने का दिल करता है, तो किसी टाइम बैठे बैठे किसी चीज अच्छी लग रही है, उसकी खूबसूरती में आपने कोई अशार कह दिया हो? अच्छा, इस तरह फिल्बदी जरा कम होता है। होता यह है कि कोई चीज की खूबसूरती या बदसूरती, किसी रवैये की, किसी मंजर की, कोई भी चीज की, वो उस वक्त जब आप उसका मुशाहिदा कर रहे हैं या वो आपकी नजर में आई है तो वो आपने रजिस्टर कर लिया है कहीं पे अपने जहन में। फिर उसके मुतालिक शेर किसी वक्त भी आ सकता है, अगले दिन आ सकता है, कई दिन बाद आ सकता है, कई सालों बाद भी आ सकता है। अच्छा, ये डिफिकल्ट, तो उसका ये नहीं है कि देखा और कह दिया, इस तरह का मामला नहीं होता। अच्छा भाई, ये तो बहुत डिफिकल्ट होता होगा ना कि माइंड में एक क्या नाम है सीन को कैप्चर कर लेना, बाद में उसी को देखते हुए अपना शेर कहना। बिल्कुल, और उसको बिल्कुल बैक ऑफ माइंड पे प्रोसेस करते रहना कि उसको आखिरकार एक शक्ल देनी है। वो कौन सी कैफियत है जो तहरीक करती है आपको तख्लीक करने में? जो कैफियत ज्यादा मेरी तख्लीक करने में मुआवन साबित होती है या मददगार साबित होती है, वो नॉर्मली एक स्ट्रेस की कैफियत, और जिसको आप कहें कि गम की कैफियत या डिस्टर्ब्ड हूं अगर मैं मेंटली, तो वो मुझे ज्यादा तहरीक देती है शेर कहने के लिए, क्योंकि शेर मेरे नजदीक मेरा एक कथारसिस भी है। उस तरह से कि जैसे किसी भी स्ट्रेस को आप वेंट आउट करते हैं, वो शेर कहने का मीडियम जो है मेरे लिए वो स्ट्रेस को वेंट आउट करने का एक तरीका है। जब मेरी जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा हो और ज्यादा खुशी का समा हो तो नॉर्मली उसमें मुश्किल होता है कि मैं कुछ। अच्छा, ये आपके मूड पे डिपेंड करता है, आपके सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि जैसी सिचुएशन है, जैसा मूड है, उस लिहाज से आप जो है ना शायरी करती हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, नहीं कुछ शायर होते हैं उनका स्पेसिफिक एक जो है ना होता है कि भाई नहीं हमने सैड ही करनी है, हमने रोमांटिक ही करनी है, वो उस सिनेरियो से, उस कैटेगरी से बाहर ही नहीं निकल रहे होते। बिल्कुल ऐसे ही है। तो बट आपका डिफरेंट है कि जो भी मूड है, जो सिचुएशन है, उस लिहाज से आप शायरी, क्योंकि मैंने शायरी को डायरेक्ट लिंक किया है अपनी जात के बयानिए या इजहार के साथ। तो जाहिर बात है जब एक शख्स अपनी जिंदगी गुजारता है, उसमें खुशी के लम्हात आते हैं, उसमें रोमांस भी आता है, उसमें गम भी आता है, हर किस्म की कैफियत से आप उसमें दो चार होते हैं, तो उस तरह से फिर हर चीज जो है वो मेरी शायरी में उसी तरह रिफ्लेक्ट होती रहती है। यानी उसको मैं एक खास कैटेगरी में नहीं डाल सकती, लेकिन शायद ये कारीन बाद में फैसला कर सकें कि ये किसी एक खास कैटेगरी में फिट होती है या नहीं, लेकिन मुझे ये लगता है कि उसमें हर किस्म का शेर है। अच्छा, जैसे हमारा अभी का सेगमेंट जो है वो शायरी पे है, तो कोई अच्छी सी गजल आपको याद हो जो आप अपने देखने वालों के पेश नजर करना चाहें? हाँ जी, मैं आपको सुना देती हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे अपने मोबाइल की डायरी खोलनी पड़ेगी। अपनी अपनी अलग जुबान में शोर, अपनी अपनी अलग जुबान में शोर है, जमीनों का आसमान में शोर। दरो दीवार कान क्या रखते, दरो दीवार कान क्या रखते, रोज होता है इस मकान में शोर।
भीगते गुनगुनाते मौसम का फैलता जा रहा है ध्यान में शोर। हाथ लगता नहीं कोई मौका, हाथ लगता नहीं कोई मौका, गर शिकारी करे मचान में शोर। मेरी बारी से मुझको कहने दे, मेरी बारी से मुझको कहने दे, मत मचा मेरी दास्तान में शोर। उसका पर्चा कबूल होता नहीं, जो करे अपने इम्तिहान में शोर। जाने क्या खनखनाती मिट्टी थी, अब भी उठता है खाकदान में शोर। अनकही अनसुनी का दुख है मुझे, अनकही अनसुनी का दुख है मुझे, खामोशी का है मेरे कान में शोर। दूर से आ रही थी एक आवाज, दूर से आ रही थी एक आवाज, बढ़ गया और दरमियान में शोर। बहुत शुक्रिया। अच्छा मीर साहब, मुझे ये बताएं कि आपको कब रियलाइज हुआ कि आप अच्छा शेर लिख सकती हैं, अच्छा शेर कह सकती हैं, मतलब अपना जो शेर है वो लोगों तक कन्वे कर सकती हैं? क्योंकि जब इंसान को सेटिस्फेक्शन खुद की होती है ना, तभी वो अपना शेर दूसरों को कहने में वो खत्म हो जाती है। नहीं, मैं शेर कह सकती हूँ या किसी एक बहर या मीटर में। तो माशाल्लाह आप बहुत इजीली बोल सकते हैं। स्टार्ट में जब हम स्टार्ट करते हैं किसी भी चीज को तो काफी हो जाता है। मैं एक बहर या मीटर में शेर कह सकती हूँ या लिख सकती हूँ। ये तो जाहिर है कि मुझे मैट्रिक या एफए में जब मैंने कहने शुरू किए तो मुझे आइडिया हो गया कि जी शेर मैं लिख सकती हूँ। फिर मैंने अपने अब्बू से इब्तदाई तौर पे इस्लाह ली तो उन्होंने उसकी थोड़ी बहुत दुरुस्तगी की। अदरवाइज ये जो एक मीटर का या बहर का शऊर है, ये आपके अंदर एक इनबिल्ट होता है। ये या होता है या नहीं होता, और इसको बड़ा मुश्किल होता है अटेन करना अगर आप में इनिशियली ये नहीं है। एक शायर के अंदर बुनियादी तौर पे ये फिक्स्ड होता है कि उसको लाशऊरी तौर पे भी मीटर का पता होता है चीजों के, बहर का। जहां तक सुनाने की बात है तो इंटर कॉलेजिएट मुशायरों, मतलब शुरू में मैं शायरी करके रख लेती थी और किसी को भी नहीं सुनाती थी, और थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट थी इस हवाले से कि ये पता नहीं इस पे किस तरह का रिएक्शन होगा और ये अच्छा है या नहीं है। इस तरह से मैं 2-3 साल इसको नहीं रखा, मंजर आम पे मैं नहीं लाई। लेकिन उसके बाद मेरे कनेड में जो उर्दू की टीचर्स थी उनको मैंने सुनाया। जब इस तरह के मुशायरों की और शेर पढ़ने की कोई ना कोई महफिल आई तो उन्हें मैंने सुनाया। उन्होंने मुझे बहुत हौसला अफजाई की और उन्होंने कहा नहीं, ये आपको सुनाने चाहिए और ये अच्छे शेर हैं और मुशायरों में सुनाने चाहिए। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने सुनाना शुरू किया और फिर मैं इंटर कॉलेज मुशायरों में जाके सुनाती रही। वहाँ स्टूडेंट से हॉल भरे होते थे और वहां पे सुनाने में मुझे मुश्किल नहीं पेश आती थी। शुरू में नर्वस हो जाती थी, जैसे हाथ कांप रहे हैं या माइक के आगे जाके थोड़ा सा भूल गए हैं आपके क्या कर रहे हैं। उसके लिए तो खैर आज भी मैं ये करती हूँ कि अपनी चीज तहरीर करके अपने सामने रखी होती है कि ताकि उस वक्त जाके एक ब्लैंक जो आपका माइंड हो जाता है वो ना हो सके। उसके बाद मैंने ये शेर पढ़ने का या कहने का सिलसिला कुछ अरसे तक डिसकंटिन्यू कर दिया। उस तरफ तवज्जो नहीं दी। अगर कोई शेर हुए भी तो एक दो होते रहे। मेरी शायरी, मेरी शादी और नौकरी इकट्ठी शुरू हुई और फिर उस सारी मसरूफियात में मगन होके काफी सारे साल जो है वो मैं इस तरफ तवज्जो नहीं दे सकी। फिर मैंने इसको कोई 6-7 साल पहले दोबारा ये काम शुरू किया कि शायरी लिखना शुरू की और फिर से छुपाना शुरू कर दी, यानी कहीं पे सुनाई नहीं या उनको संभाल लिया, महफूज कर दिया। जी। फिर मैंने जिनको सुनाई, कुछ अहबाब को, कुछ मेरे 1-2 कस्टम के बाज़ौक सीनियर्स थे उनको, तो उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा फिर से वही हौसला अफजाई की और उन्होंने कहा कि जी ये आपको चाहिए कि आप ये शेयर करें, आप ये पढ़ें, आप सुनाएं, आप मुशायरों में जाएं वगैरह। इन द मीनवाइल फिर ये हुआ कि फेसबुक का मीडियम एक सबके पास आ गया। फेसबुक लॉन्च हो गई और फेसबुक यूज करनी शुरू कर दी। तो मैंने अपने थोड़े थोड़े शेयर फेसबुक पे लगाने शुरू कर दिए, सोशल मीडिया पे उस तरह से शेयरिंग की, तो वो बहुत ज्यादा अच्छा रिस्पांस मुझे मिला। फिर इस तरह से मैंने, आप सोच लें कि वापस आना शुरू कर दिया, इस तरफ के शेयर लगा दिए या फेसबुक पे शेयर कर लिए वगैरह। लेकिन फिर एक हमारा ऐसे ही प्रमोशनल कोर्स होता है ऑफिसर्स का, उसमें एक इन हाउस सा मुशायरा था। वहां उन्होंने मुझे इनवाइट किया पहली दफा कि जी अब आप आके और मुशायरा है और शेर कहने हैं आपने। तो तकरीबन मेरी वही हालत हुई जो कॉलेज के शुरू में होती थी, उस तरह से काफी नर्वस होके और थोड़ी जरा परेशान होके मैंने कहे। लेकिन फिर वो बहुत जल्दी ओवरकम हो गया और वो
कोई 6-8 महीने साल तक तो बहुत बेहतर हो गया। अब तो ये है कि इतने मुशायरों में हो चुकी है शिरकत कि अपने शेर याद भी हो गए हैं और बगैर देखे भी आप मतलब सुना सकते हैं, या कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बहुत बेहतर हो गया ये हादसा बहुत ज्यादा ठीक होता है कि कुछ लोगों को अपने ही शेर याद नहीं रहते, उनको जरूरत पड़ती है तहरीक लिखी हुई की या जहाँ पे उन्होंने महफूज करके रखे हैं। बट ये आपके लिए बहुत ज्यादा एक प्लस पॉइंट भी है कि आप ऑन द स्पॉट अगर सुनाना भी चाह रही हैं तो आपको याद। हाँ नहीं, मुझे ज्यादातर याद नहीं है, अक्सर याद है। हाँ याद है कुछ लोग, बल्कि मैं इस बात पे बड़ा वो इस पे भी अंडर कॉन्फिडेंट अपने आप को फील करती थी कि शोरा जो है वो तो अपनी लंबी लंबी नज़में और लंबी लंबी गजलें कई कई शेरों वाली जो है वो जबानी ऐसे सुनाते जाते हैं, और कोई फरमाइश आए तो वो भी वो उसी वक्त सुना देते हैं। लेकिन मुझे हर वक्त जो है अपनी डायरी या फोन को एक नजर रखना पड़ता है कि सामने हो तो देख कर सुनाया जाए। तो लेकिन फिर मैंने जब मुशायरों में गई और बाकी शोरा से भी मुलाकात हुई, और मुझे ये लगता था कि ये कोई अच्छी बात नहीं है, इससे ऐसे मतलब एक शायर को अपने शेर तो याद होने चाहिए। लेकिन फिर मेरी कई बहुत अच्छे शोरा से मुलाकात हुई कि जो वाकई कहते थे कि हमें नहीं याद रहता और हम अपनी डायरी आगे रखते हैं, तो उससे मुझे बड़ा हौसला हुआ कि चलें ये भी एक कैटेगरी है शायरों की कि जो अपने सामने तहरीर रख के सुना सकते हैं। अच्छा मिस, आप मुझे ये बताएं कि आप ज्यादा सैड शायरी पसंद करती हैं या रोमांटिक, या मौसम पे डिपेंड करता है, मूड पे डिपेंड करता है? असल में ना शायरी का मूड और मौसम से ताल्लुक इस तरह तो है कि वो आप पे असरअंदाज होता है, लेकिन सैड शायरी या रोमांटिक शायरी एक्चुअली ना उस तरह से कैटेगराइज, चूंकि मैं बैक ऑफ द माइंड पे भी नहीं करती, इसलिए उस तरह से भी मैं ये नहीं कहूंगी कि सैड पसंद है या रोमांटिक पसंद है। शेर अच्छा अगर हो तो वो रोमांटिक भी बहुत अच्छा होता है, उदास हो या हज़्नो मलाल हो, उसके अंदर हुज़्नो मलाल वाला शेर भी कई दफा बहुत खूबसूरत होता है। कई दफा एक जदीद शेर जिसमें के ऐसे ही छेड़छाड़ हो वो बड़ा खूबसूरत लगता है। तो ये शेर कहने के एक सलीके के ऊपर बड़ा डिपेंड करता है कि कितनी खूबसूरती से वो शेर कहा गया है। अब चाहे वो जिस भी कैटेगरी का है, लेकिन वो आपको जरूर आपको अच्छा लगता है और आप उसको पढ़ते हैं, तो शेर का अच्छा होना जरूरी है। वो आगे चाहे सैड हो, चाहे रोमांटिक हो, चाहे जैसा। कुछ शायर होते हैं कि सिर्फ एक ही कैटेगरी में रहते हैं, उन्होंने सैड बोलना है तो सैड ही है। अगर कोई खुशगवार बोल रहा है, मौसम है तो ठीक है, वरना वो डिफरेंट कैटेगरी को नहीं अपनाते। नहीं, ये है, ये शोरा में बड़ी तखसीस है, और कई शोरा ऐसे हैं कि जो गमज़दा शायरी है उसके बहुत अच्छे एक्सप्रेशंस हैं उनके। ऐसा लगता है कि जैसे इनके साथ रियलिटी बेस पे ऐसा हुआ, तो ये अपने अल्फाज जो है ना अपने दर्द को बयान कर रहे हो। जी, अक्सर रियलिटी बेस पे भी होता है लोगों में, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिंदगी में कर लेते हैं। कुछ लोग जिंदगी में गम को ही रजिस्टर करते हैं और फिर उसी में जीते रहते हैं, उस सारी कैफियत में उसको अपने ऊपर वो तारी रखते हैं। अगर उनको जिंदगी में कोई अच्छी भी एक्सपीरियंसेस या तजर्बात हुए हैं तो वो उनको फरामोश करके गम के ऊपर ही कंसंट्रेट करते रहते हैं। कुछ जो रोमांटिक शायर है, मैंने वो देखा है कि वो उम्र के जिस भी हिस्से में पहुंच जाए, जैसे अहमद फराज थे कि वो अगर माशाल्लाह मतलब बुजुर्ग भी थे तो तब भी उनकी शायरी का जो लहजा और वो सारा था, वो एक नौजवान रोमांटिक जो नौजवान होता है उस तरह की शायरी थी। तो ये मैं कहूंगी कि इस लिहाज से ये आपकी एक तबीयत होती है। हमारे भी कुछ शोरा हैं कि जो रोमांटिसिज्म में ही है और वो हमेशा रोमानवी शायरी करते हैं और उसे तरजीह करते हैं। ये आपकी एक सोच का जाविया है कि आपने अपना किस तरह से डेवलप किया है। अच्छा, आपका खुद का कोई ऐसा तहरीक किया हुआ शेर जो रोमांटिक बेस पे हो या किसी और शोरा का, अगर आप सुनाना चाहें तो? मैं फिर आपको एक उसमें 2-3 शेर सुना देती। श्योर। हाँ जी। आ जाता है खुद पास, बुलाना नहीं पड़ता, मिलने के लिए हाथ बढ़ाना नहीं पड़ता, कुछ ऐसी सहूलत से वकीं दिल में हुआ वो, मुझको भी मेरी जात से जाना नहीं पड़ता, इस शहर से उस शहर तलक सीधी सड़क है, फिलहाल तो रास्ते में जमाना नहीं पड़ता। वाह, क्या बात है। आपका पसंदीदा शायर कौन है? पसंदीदा शायर? तो आप अपनी खुद ही पसंदीदा होंगी। नहीं, मैं अपनी बिल्कुल भी पसंदीदा नहीं हूँ। पसंदीदा शोरा में एटीट्यूड होता है कि वो कहते हैं नहीं हमें कोई दूसरा नहीं पसंद, हम अपनी हमारी पसंद हम खुद हैं। तो अच्छा, आई एम नॉट श्योर के इस किस्म के शोरा क्या समझते हैं जिंदगी को भी और दूसरों को भी और अपने आप को भी। बड़ा मुश्किल है इस तरह से खुद को पसंद करना। हमारा पूरा वैसे बरसगीर का मुआशरा ही खुद पसंदी का शिकार है। अगर कोई शायर है तो वो खुद पसंद है, अगर कोई एक्टर है तो वो खुद पसंद है, अगर कोई अफसर है तो वो खुद पसंद है। तो लोग अपने फेवरेट बहुत है यहाँ पे। इस तरह की एक माइंड सेट है जो कि मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतना प्रोग्रेसिव माइंड सेट होता है।
शोरा की जहां तक बात की तो मैं ये कहूंगी कि बहुत से शोरा मेरे पसंदीदा हैं और असल में है पसंदीदा उन शोरा के शेर। और जाहिर है उनका हर एक का अपना एक टेस्ट है, हर एक का अपना जायका और अपना लहजा है, जो कि बहुत ज्यादा पसंद है। और उनकी एक दूसरे से मुख्तलिफ होना भी एक आपको वैरायटी देता है शेरों में, कि जैसे जॉन एलिया का एक स्टाइल है कि उन्होंने बड़ी काटदार और सीधी बात कर देनी है और उन्होंने बिल्कुल लगी लिपटी नहीं रखनी। दूसरा उनकी बिल्कुल आसान शेर है, ज़बाने ज़द-ए-आम हो सकते हैं, लोगों को याद हो सकते हैं। इसी तरह मीर तकी मीर के शेरों में जो सलीका है, जो उन्होंने नाजुक तरीके से बात या ख्याल को बयान किया है, जो उसमें एक इंट्रिकेट उन्होंने उसको बुना है शेर को, और उसमें जो तयदारियां हैं वो अपनी खूबसूरती रखती हैं। फिर गालिब जिस तरह से उसका लहजा है कि वो किसी भी जमाने में पुराना नहीं होता, वो नई जनरेशन के लिए भी उतना ही रेलेवेंट उनके एक्सपीरियंसेस और शेर हैं कि जितने उनके अपने वक्त में थे। फिर इस तरह बहुत से शायर हैं, नासिर काज़मी हैं, अहमद फराज भी आप कह लें कि उनका एक अपना रोमांटिक एक पूरा रिजीम है। आइडिया होता है कि आप पुराने शोरा को पढ़ती हैं। बहुत से ऐसे जो न्यू आ रहे हैं शायर, वो यही है कि पुरानों को बिल्कुल भी नहीं पढ़ना, हमारी खुद की जो तख्लीक है, जो हमने लिखा है, बस हम अपने आप में माहिर हैं। तो आपकी बातों से ये चीज बिल्कुल बहुत आइडिया कर रही है कि आप पुराने शोरा को बहुत डीपली पढ़। पुराने डीपली तो खैर हम कितना को उनको पढ़ सकेंगे, उन्होंने तो माशाल्लाह क्लासिक हैं और उनकी बात को हर बार शेर पढ़ें और हर बार एक नया मानी आपके ऊपर उनका जो है वो इंकशाफ होता है। दाग है, मोमिन है, उसके अलावा मतलब मैं तो कहूंगी फैज साहब के बगैर अधूरी है उर्दू अदब की हिस्ट्री, इलामा इकबाल के बगैर अधूरी है। तो शोरा तो सारे हैं और जो जदीद है वो भी बहुत खूबसूरत शोरा है। फेसबुक का ये एक फायदा हुआ है कि यहाँ बहुत से जदीद और आजकल के अहद के शोरा से आपका तारुफ होता है। तो इनमें अब्बास साहब शाह साहब हैं, शाहीन अब्बास साहब है, मतलब कई हैं, मतलब दर्जनों में शोरा है जो कि इतने खूबसूरत हैं अपने अंदर कि उनकी आप किताबें या उनके शेर पढ़ेंगे तो आप कहेंगे कि किस कदर खूबसूरत, क्योंकि वो नई रिवायत में गजल को लेकर चल रहे हैं, नए मजमूनों को लेकर आ रहे हैं। उमैर नजमी है यंग में, तहजीब है, इस तरह से बहुत से और हैं। फैसल हाशमी साहब की अभी रिसेंटली एक किताब आई है, बहुत अच्छे वो शायर हैं। फैजान हाशमी, मतलब बहुत ज्यादा, जवाद शेख, कई हैं कि जिनका मैं मिस भी कर सकती हूँ नाम, लेकिन वो जबरदस्त शोरा है। वाजिद अमीर साहब मेरे फेवरेट है, शनावर इसाक साहब बहुत अच्छे हैं, गुलजार बुखारी साहब, हसन अस्करी काज़मी साहब, बहुत ज्यादा, मतलब ये नहीं मैं कहूंगी कि इन सबको मैंने पूरा पढ़ के रखा है, लेकिन जितना मैंने इनका सुना और देखा है और पढ़ा है, ऑल ऑफ देम आर वेरी वेरी इम्प्रेसिव। और मैं तो मतलब इनकी मदाहों में ही आप मुझे समझें। अच्छा, आपकी एक बहुत ही खूबसूरत तख्लीक है, औरत से कौन करता है मोहब्बत, इसे अगर आप सुनाना चाहें तो। मैं इसके 2-3 अशार आपको सुना देती हूँ। खूब रुसवाई तमाशा चाहते हैं, खूब रुसवाई तमाशा चाहते हैं, अव्वली तोहमत दोबारा चाहते हैं। औरतों से कौन करता है मोहब्बत, औरतों से कौन करता है मोहब्बत, सारे दावेदार कब्जा चाहते हैं। यार तू भी जा मिला औरों से जबके, तुझको तो हम अच्छा खासा चाहते हैं। रूह के हमराज होने वाले अब हम, रूह के हमराज होने वाले अब हम, कुछ मोहब्बत के अलावा चाहते हैं। और वुमेन डे भी अभी गुजरा है, अगर आप कहती हैं तो उससे रिलेटेड भी मैं कुछ थोड़े से 2-4 अशार आपको सुना देती हूँ। काट देते हो दरमियान से तुम, काट देते हो दरमियान से तुम, खुश नहीं मेरी दास्तान से तुम। औरतें देखने की चीज है क्या, इनको सुनते नहीं हो ध्यान से तुम। वाह। है जहन्नुम मेरे ताक़ुब में, है जहन्नुम मेरे ताक़ुब में, जन्नतों में रहोगे शान से तुम। कमतरी दे खुदा का वस्फ नहीं, कमतरी दे खुदा का वस्फ नहीं, झूठ घड़ते हो इस बयान से तुम। साफ लिखा हुआ है चेहरे पर, साफ लिखा हुआ है चेहरे पर, डर रहे हो मेरी उठान से तुम। हर खता मुझ पे थोपने वाले, हर खता मुझ पे थोपने वाले,
खुद ही निकले थे आसमान से तुम। जबरदस्त, वाह क्या बात है। बहुत शुक्रिया। अच्छा मिस, आप मुझे बताएं कि आपको कोई ऐसा वाकया याद है कि किसी महफिल में या मुशायरे में आप गई हैं और वो पंजाबी में कहते हैं ना बेजा बेजा हो गई। अच्छा, मुशायरों की जो एक मैं कहूँगी साइंस है वो मुख्तलिफ है। शोरा से, शेर कहने से, शेर की एक ज़ौक रखने से, मतलब मैंने जो अपने अभी तक तजर्बात देखे हैं, वालिद के वक्त से भी देख रही हूँ, और अब मैंने चूंकि मुशायरों में या शोरा के साथ सोहबत कुछ इख्तियार की है, तो मुझे ये इल्म हुआ है कि जो बेहतरीन या अच्छे शोरा हैं वो मुशायरे के शोरा नहीं है। अक्सर उनमें से 100% तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन उनमें से 80% शोरा जो कि बहुत अच्छा शेर कहते हैं वो मुशायरों में इतने कामयाब शोरा नहीं होते, इसलिए कि वो शायर नॉर्मली एक शायर तबीयत का आदमी और एक जरा उस तरह का आदमी होता है कि जो उस तरह से एक मुशायरे की फिजा में जो ड्रामा और क्राउड को कंट्रोल करना और इस तरह के सारे जो टैक्टिक्स हैं वो शायर जो है वो बड़ी मुश्किल से उसको निभा पाता है या नहीं निभा सकता। कुछ शोरा ऐसे यकीनन है कि जो शायर भी बहुत अच्छे हैं और फिर वो मुशायरा भी लूट लेते हैं, यानी कि वो मुशायरे में भी उस तरह से उन चीजों को अदा करते हैं अपने शेरों को और मौजमे के हिसाब से जो है वो शेर कहते हैं। अगर किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज का मुशायरा है तो वो यकीनन ऐसे शेर कहेंगे कि जो नौजवानों को या तलबा को इंस्पायर करेंगे या वो तलबा उससे रिलेट कर सकते हैं, नौजवानों के जो शेर हो सकते हैं। वहां पे जाहिर बात है कि अगर आपने कायनाती फलसफा या कोई गम की दास्तान बयान करनी शुरू कर दी तो वो तलबा उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते। तो इस वजह से ये शायर के अंदर एक बड़ा एक होनी चाहिए, एक ये सेंस कि मैं किस किस्म का जो आगे मेरा जिसको मैं ऑडियंस है उसके हिसाब से मैं जो है अपने शेर कहूँ। तो वो यकीनन मुशायरा जो है वो आपको ये तरबियत जरूर देता है कि आप सामीन के मुताबिक अपने शेरों को, अपने लहजे को उस तरह से करें, और ये भी एक हुनर है कि उनको आप इंगेज रखें और उनको, क्योंकि जाहिर बात है इस शेर व अदब का तभी फायदा है कि जब हम इसको लोगों तक पहुंचा सकें और उनमें एक शायरी का शऊर मौजूद रहे। वरना अगर हम शायर आपस में बैठ के एक दूसरे को शेर सुनाकर वाह वाह करते रहेंगे तो वो उस तरह से एक जो उसकी हम चाह रहे हैं कि एक उसका इम्पैक्ट आए मुआशरे के ऊपर, वो तो नहीं आएगा। तो कई मुशायरे ऐसे होते हैं कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों के मुशायरों में जाके ये खुशी बहुत होती है कि वहाँ तलबा बड़े चार्ज्ड अप होते हैं और उस यंग क्राउड को देख के आप बड़े खुश होते हैं, वो बड़े एक्साइटेड होंगे, तालियां बजाएंगे, कभी सीटियां बजा रहे हैं, दे आर वेरी मतलब लाइवली ऑडियंस। तो वहां पे जाके बड़ा अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होती है, तो वो काफी मजे लेके इंटरेस्ट लेके सुन रहे होते हैं। तो इसमें एक यूईटी में मुशायरा हुआ था, वो बड़ा अच्छा था। इसी तरह यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में एक मुशायरा मुझे याद आता है कि वो बहुत अच्छा था, कि वहां पे मतलब इसी तरह स्टूडेंट्स थे और वो बड़ा लाइवली सा था। एक फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी वाला बड़ा अच्छा था। इस तरह से होता है। और कुछ मुशायरे जिनमें कि ऑडियंस ऐसी होती है कि जो आप समझ रहे हैं कि इंटरेस्टेड नहीं होती, उसमें फिर जाके जाहिर है आपको थोड़ा सा इतना अच्छा फील नहीं होता कि आपको लगता है कि खामखा मैं यहाँ पे आके इनको बर्डन बन रहा हूँ या इनको बोझ बन रहे हैं इनके ऊपर। इसमें एक और मजे की बात मैं ऐड करना चाहूंगी कि मैं चूंकि सरकारी मुलाजमत से भी वाबस्ता हूँ, तो कई दफा ऐसा होता है कि हमारे किसी भी महकमे में या किसी भी प्रमोशनल कोर्स में अफसरों के या कोई भी अफसरों की ऐसी गैदरिंग है कि जहाँ पे वो चाहते हैं कि जी शेर व शायरी हो सके या मुशायरा हो या कोई नशिस्त हो, तो वो ज्यादा लोग यही समझते हैं कि गवर्नमेंट ऑफिसर जो होते हैं ना बहुत रिजर्व होते हैं, वो इस तरह की दिलचस्पी नहीं रखते कि शायरी सिंगिंग ये वो, बस बहुत रिजर्व अपनी जॉब की, उसके बाद वो टाइम टू टाइम घर और टाइम टू टाइम जॉब। इसी तरफ ही मैं आने वाली थी कि जब वो करवाते हैं इस तरह का काम, क्योंकि उन्होंने जाहिर है ये भी एक उन पे कंपल्शन है कि उन्होंने शेर व अदब का भी, उनमें यकीनन बहुत से लोग बाज़ौक़ भी हैं, ऐसे ही कई ऐसे हैं जो बहुत बाज़ौक़ हैं और वो शेर को समझने वाले, अच्छे शेर को पसंद करने वाले भी हैं, लेकिन अक्सरियत उसमें ऐसी है। मसलन फॉर एग्जांपल अगर आपके किसी बॉस ने मुशायरा रख लिया है तो जाहिर है वो बेचारे सारे जो सबऑर्डिनेट हैं वो वहां पहुंचे हुए हैं, या किसी सीनियर ने रखा हुआ है तो जूनियर वहां मौजूद है, अगरचे वो इस सारी चीज से नाबल्द है। तो उनके जो मुशायरे होते हैं वो बड़े ही अजीबोगरीब थोड़े इस लिहाज से होते हैं कि उनमें कोई मर्जी शायर आ जाए उसको दाद नहीं मिल रही होती आगे से, और वो बेचारा शायर जो है ना बहुत ही कुछ अपसेट होके ही जाता है उस सारे मुशायरे से ना। तो वो एक अजीब सी सूरत आलम देखने को मिलती है कि जी शायर इतने खूबसूरत शेर कह रहे हैं और आगे जो ऑडियंस है वो
टोटली रिजर्व जैसे आपने कहा है और कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही, वो उसको भी एक कोई सरकारी मीटिंग समझ लेते हैं कि इधर भी बोलना जो है ना वो बिल्कुल जरूरी नहीं है। अच्छा, वो बात रिस्पेक्ट में नहीं बोल रहे होते हैं। हाँ ये बहुत ज्यादा जो मसला होता है जूनियर्स का अपने ऑफिसर्स के साथ, हाँ कि हम लोग रिस्पेक्ट में वो नहीं बोल रहे हैं। तो बाद में ये भी नहीं पता होता है कि हम लोग महफिल का जो मजा है ना, मजा है, वो बस ये मसला यही है कि मुशायरे का एक अपना उसकी एक अपना कल्चर है, उसकी एक अपनी फिजा है, उसकी तरबियत होना बहुत जरूरी है लोगों में कि जी अगर हम एक मुशायरे में जा रहे हैं तो ये दाद देने का तरीका है, ये इस तरह से नशिस्तों बर्खास्त के तरीके हैं, इस तरह के तमाम, उनको अगर सलीका नहीं होगा तो जाहिर है कि फिर वो एक अजीब सा उसके आगे रिस्पॉन्स करेंगे। और इसके लिए मुशायरे होंगे तो उनको तरबियत होगी कि मुशायरों में किस तरह से हमने अपना सारा एज अ सामे या सामे के तौर पे हमने किस तरह से वहां पे अपना रवैया रखना है। अच्छा मिस, ऐसी कौन सी ऑडियंस है जो आपको लगता है कि आपकी शायरी को, जो आपने अशार कहे हैं, वो एनर्जेटिक होके इंटरेस्ट लेके सुनती है? क्योंकि डिफरेंट ऑडियंस के सामने आपको अपने अशार कहने पड़ते हैं। इसमें हाँ जी, इसमें मैंने एक 2-3 ऑब्जर्वेशन की है। एक तो ये कि दो किस्म के लोग शेर को अप्रिशिएट कर सकते हैं, समझ सकते हैं, जो खुद शायर हो, और एक वो जो शेरी ज़ौक या शेर की समझ रखते हो, और उनकी भी मैं कहूंगी कि वो शायरों से किसी तरह कम नहीं है कि उसमें से वो चीज समझ लेते हैं कि जो शायर भी कई दफा इतने एंगल से अपने शेर को सोचकर नहीं कह रहा होता जितने एंगल से वो उसको परसीव कर रहे होते हैं। इसमें मैंने ये देखा है और मेरी ऑब्जर्वेशन है कि जो छोटे शहर हैं, जैसे गुजरात है, जैसे डीजी खान है, मुल्तान है, और खास तौर पे साउथ के शहर, वहां पे लोगों में बहुत इंटरेस्ट है शेर सुनने का, शेर को अप्रिशिएट करने का, या उसको एनर्जेटिकली उस सारी चीज को लेके चलने का। जो हाँ जी, लाहौर का भी बहुत अच्छा शेरी माहौल है, यहाँ पर भी आपको कहीं कहीं ऐसी ऑडियंस मिल जाती है जो शेरों को बड़ा पसंद करती है। यंग यूथ जो है वो इस तरफ आ रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल, पहले नहीं था, बट अब ये जो है कि बीच में एक पीरियड था कि जो बिल्कुल ही गैप था, कि जैसे बिल्कुल नहीं हो रही थी ऐसी चीज, या कम हो रही थी। अब मैंने देखा है कि अब जदीद शोरा ने जब से जदीद लहजे के शेर कहने शुरू किए हैं, तो एक दफा दोबारा नौजवानों का इंटरेस्ट जो है वो इस सारी चीज में डेवलप हुआ है कि हम ये सुने या उन गजलों को फॉलो करें। फिर सोशल मीडिया ने बहुत मदद की है, वहां पे उन्होंने चूंकि यूट्यूब पे वीडियोस बना के लगा दी, किसी ने फेसबुक पे शेयर की हुई है, इस तरह से इंस्टा पे, टिकटॉक पे, तो वो भी फिर नौजवानों को कम से कम उस लिहाज से अप्रोच किया गया है। नहीं भी कहना आता तो वो किसी की कॉपी करके अपनी पिक्चर पे, वीडियो पे लगा लेते हैं। तो लगेगा कि जैसे शायरी का इन्हें बहुत ज्यादा शौक है, इवन उन्हें पता भी नहीं होगा कि किस सेंस क्या कह रहे हैं, क्या बात हो रही है इस शेर में। तो मैंने छोटे शहरों की ऑडियंस को हमेशा बहुत ज्यादा शेर फहम भी ज्यादा पाया है, और उसमें इंटरेस्ट लेते हुए भी ज्यादा पाया है शेर के शेर व शायरी की नशिस्तों में या उन शायरों में। बातें तो हम लोग माशाल्लाह करते ही जा रहे हैं, साथ साथ शेरी का भी आगाज रखेंगे, तो आप कुछ शेर सुनाना चाहें? गुमान पड़ता यही है कि रहबरी हुई है, ये अपनी राह किसी राह से जुड़ी हुई है। इसी पे एक और मतला है, अजीब मोड़ पे ये दास्तां रुकी हुई है, सफर तमाम हुआ जिंदगी पड़ी हुई है। हजार अब्रे मोहब्बत यहाँ बरस भी चुके, हजार अब्रे मोहब्बत यहाँ बरस भी चुके, बस एक शाखे तमन्ना नहीं हरी हुई है। मिली थी हमको खुदा से बहिश्त के बदले, मिली थी हमको खुदा से बहिश्त के बदले, मगर ये जिंदगी मायार से गिरी हुई है। उफक पे फैला हुआ है फिराके यार का रंग, उदास शाम मेरी गोद में पड़ी हुई है। वाह क्या बात है, बहुत शुक्रिया। आपकी शायरी जो ना मगन कर देती है। मैंने आपका YouTube चैनल देखा, उसमें साइमा आफ्ताब ऑफिशियल के नाम से मैंने सारी ही सुनी है। अब बिलीव करें कि इवन के मुझे इतना शायरी का शौक नहीं है, बट आपका वो पढ़ा ना, मैं बिल्कुल मगन हो गई थी। शुक्रिया। बहुत मतलब मगन कर देने वाली, और समझ में भी आती है कि आप बोल कर रहे, क्योंकि कुछ लोगों की शायरी बहुत डिफिकल्ट होती है, नहीं समझ में अब कहना क्या चाह रहे हैं आप। यही मैं कहना चाह रही थी कि मुश्किल गोई जो है उसका दौर जो है काफी हद तक खत्म हो गया है। अगरचे आपको जबान पे दस्तरस है और आपका ख्याल है कि आप बड़े मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं अपने शेरों में, लेकिन अगर वो किसी तक पहुंच ही नहीं पा रहे और किसी को समझ ही नहीं आ रहे, तो फिर मेरा ख्याल है कि वो उनकी जो तरवीज या उसकी सिलसिला है, उनका मकसद जो है वो फौत हो चुका जाता है। जॉन एलिया से ज्यादा हमारे इस दौर में जो पोस्ट पार्टीशन दौर है, उसमें फिर जॉन एलिया उर्दू के बहुत बड़े उर्दू दान थे, और उन्होंने उर्दू की बहुत सी
जिसको आप कहते हैं अहले जुबान में वो शामिल थे, अगर उनकी नसर आप पढ़ लें तो यकीनन वो इतनी मुश्किल है कि वो समझ बड़ी मुश्किल से आती है, लेकिन उन्होंने अपने शेरों में जिस कदर सादगी और सहल गोई इख्तियार की है, उसका ये फायदा हुआ है कि उनके शेर आज तक जिंदा हैं। उनके जाने के बाद भी, इतने सालों बाद भी वो जिंदा है और आगे भी रहेंगे। एक आसान शेर का आपको ये फायदा है कि वो आम फहम और ज़बान ज़द-ए-आम होता है, और एक शायर की जिंदगी के लिए ये काफी है कि उसका एक शेर भी अगर जो है वो अगर नस्लों में याद रह जाए तो वो उस शायर को जिंदा रखता है। क्लासिकल और जदीद दौर की शायरी में आप क्या फर्क देखती हैं? एक तो यही फर्क जो मैंने अभी बयान किया है कि क्लासिकल शायरी में चूंकि शायर उस वक्त उर्दू जुबान का एक बड़ा अरूज था, उर्दू जुबान की तहजीब, क्योंकि उस वक्त मुगलों का और वो सारा कल्चर एक का बड़े पीक पे था, तो वो उर्दू चूंकि जुबान उस कल्चर से रिलेटेड थी, तो उर्दू के शोरा भी अपने आप को बड़े पीक पे समझते थे, और उनका ये ख्याल था कि जी ये जितने हम ज्यादा मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल करेंगे शेरों में, वो हमारे लिए हमारे मर्तबे को शायद बुलंद करेंगी एक शायर के तौर पे, और उससे ये एक हम इम्प्रेशन देंगे कि जी हम जो है कि हम शायरी में कितने नए और मुश्किल अल्फाज उर्दू के मतलब इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो हमारी ये जिसको कहते हैं कादरुल कलाम होना, यानी कि मैं कलाम पर या जुबान पर मेरी इतनी कुदरत है कि मैं उसको जिस तरह चाहे इस्तेमाल करता हूँ, उन शोरा ने वो उस पे ज्यादा तवज्जो दी। और मेरा ख्याल है कि उनके ख्यालात और तहदारी बहुत नाजुकी थी उनके ख्याल में, यानी कि वो ख्याल को बड़े नाजुक अंदाज से बांधते थे, बड़े सलीका था उनके बांधने में चीजों के, यानी वो इस तरीके से उसको पेश करते थे कि वो जिस तरह की भी बात होती थी ना, वो आपके ऊपर गिरा नहीं गुजरती थी, उसमें खूबसूरती का पहलू हमेशा मौजूद रहता था। तो अब भी जो शायरी है, अब शायरी में ये है कि नए मज़ामीन, क्योंकि इतनी दुनिया ने तरक्की कर ली है, इतना कुछ चेंज हो गया है उस दौर से अब तक, इन चीजों को अगर हम नहीं लाएंगे और हम गुलो बुलबुल के किस्से और बाग के किस्से और पत्थर दिल सनम के किस्से ही चलाते रहेंगे, तो वो जाहिर है कि वो कोई इतनी उसको वो फिर रेलेवेंस नहीं रहेगी। तो जिस तरह जुबान और किसी भी कौम के हालात चेंज होते हैं, तो उस तरह से आपकी शायरी में भी वो तब्दीलियां सारी आनी चाहिए। आपकी जो शायरी है उसके मौज़ूआत और हैं, उसमें सारे नए भी मज़ामीन को डाला जाता है, जिस तरह से मतलब नए शोरा लाते हैं अपनी कई मज़ामीन में तहजीब के शेर हैं, उनमें नई आवाज आती है कि जी जैसे इसीलिए तो मेरा गांव दौड़ में हारा, जो भाग सकते थे बेसाखियां बना रहे थे, और इस तरह से उसका है कि तुम्हें ये सारे इशारे खुले मिलेंगे, तुम्हें ये सड़कें मेरे तवस्सुत से जानती हैं, तुम्हें ये सारे इशारे खुले मिलेंगे, इस तरह का उसका शेर है। तो यानी नई मंजर को भी जो है वो आपने अपने शेरों में लाना है, अगर आप नहीं लाएंगे तो जाहिर है कि वो आप अपनी नई ऑडियंस से रिलेट नहीं कर पाएंगे। सही बोल रही हैं। अच्छा, क्लासिकल शेर आपको याद हो जो आप सुनाना चाहें? क्लासिकल शेर किसके? आपके खुद के या किसी और की तकलीफ किए हुए, अब जो भी आपको लगता है कि आप सुना दें। अब उसमें तो बहुत से शेर है, मैं क्या सुनाऊं आपको कि जी ताकि तू समझे कि मर्दों के भी दुख होते हैं, मैंने चाहा भी यही था कि तेरा बेटा हो। ये सब जो है ये नए एक तरफ को इशारा करते हुए, और इसी तरह उमैर नजमी के शेर हैं कि जी जो एक मिनट में सुना, इसी तरह उमैर नजमी का शेर है कि वो जिनको मांगना भी पड़े और लोग हैं, हम लोग आसमां की तरफ देखते हैं बस, मुझको बगौर देखकर कहने लगा फकीर, ऐसे मरीज शाहे नजफ देखते हैं बस। क्या बात है। अच्छा मिस, शेर और शायरी की तो बहुत सी बातें होगी, अब थोड़ी सी बात हम आपकी क्या नाम है जॉब पे कर लेते हैं। अब मुझे बताएं कि आप अगर गवर्नमेंट ऑफिसर ना होती तो क्या होती? हाँ, ये शायरा तो आप बहुत ज्यादा अच्छी है, नो डाउट, खूबसूरत होने के साथ साथ आप अल्फाज का चुनाव भी बहुत खूबसूरती से करती हैं। बहुत शुक्रिया। नहीं, लेकिन ये भी ऐसी कुछ बात है गवर्नमेंट ऑफिसर होना भी, कि ये भी मैंने तकरीबन मैट्रिक और एफए में तय कर लिया था कि मैंने सीएसएस करना है, और वही मैंने फिर किया। तो ये भी एक इस तरह से ये कोई हादसाती तौर पे नहीं था कि मैं इस तरफ को आई, मैंने बल्कि मैट्रिक साइंस से किया। तब तक मेरे ज़हन में इस तरह की बात थी जैसे कि हमारे वक्त के लोगों में होती थी कि लड़का इंजीनियर और लड़की डॉक्टर, और इस तरह की जो
एक माइंडसेट था, उससे पीछे चले जाए 60s 70s में ये माइंडसेट था कि खातून अगर पढ़ लिख लेती है तो ज्यादा से ज्यादा वो उस्तानी या टीचर या लेक्चरर लग सकती है। फिर माइंडसेट थोड़ा चेंज हुआ, फिर यहाँ तक आ गया कि जी ठीक है डॉक्टर बन सकते हैं खातून अगर पढ़ी लिखी है, तो इस तरह से ये प्रोफेशंस हैं उनके लिए। तो मैंने फिर मैट्रिक के बाद लेकिन तय कर लिया कि मैं जो है सिविल सर्विसेज में जाऊंगी, क्योंकि मेरे फादर सिविल सर्वेंट थे, तो वो भी मेरे साफ समझ लें कि उस तरह से बैक ऑफ माइंड पे था। आपके फादर बहुत ज्यादा आइडियल साबित हुए हैं, शायरी भी आपने उनसे सीखी, उसके बाद गवर्नमेंट भी आपने उन्हीं से देख के तो आपने इसमें इन किया। वो बस एक समझ लें कि वो घर में दोनों चीजें थी, तो मुझे लगा कि यही दो चीजें हैं जो मैं आगे कंटिन्यू करना चाहूंगी और अपनी लाइफ में मैं इसी तरह आगे इनको लेकर बढ़ना चाहूंगी। तो फिर वो मैंने FA में आप समझिए कि ये तय किया था कि मैं इंशाल्लाह करके जो भी मेरा BA MA वगैरह है और उसके बाद CSS के पेपर्स दूंगी, और BA के फौरन बाद मैंने दे भी दिए CSS के पेपर्स, जिसमें कि फिर मेरी सिलेक्शन कस्टम्स डिपार्टमेंट में हो गई। और उसके बाद मुझे फिर MA करने का मौका नहीं मिला, हालांकि मैंने MA इकोनॉमिक्स में एडमिशन भी लिया पंजाब यूनिवर्सिटी में, 1 साल जाती भी रही, लेकिन फिर मैं उसको पूरा नहीं कर सकी। अच्छा, जॉब और शायरी इन दोनों को मैनेज करना डिफिकल्ट नहीं होता? मुश्किल होता है। जॉब और शायरी के अलावा फैमिली लाइफ भी है, सेगमेंट है, फैमिली, उसके बाद जॉब, तो ये 3 पार्टीशन आ जाते हैं, तो ये मैनेज करना डिफिकल्ट हो जाता है कभी? जी मुश्किल हो जाता है मुश्किल, और इसको एक आप समझ लें कि जगलर की तरह मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि फैमिली लाइफ में भी आपकी जाहिर बात है बच्चों की कमिटमेंट्स हैं, घर की है, हस्बैंड है, आप मेरी मदर इन लॉ भी रहती हैं साथ, अपने पेरेंट्स हैं आपके, तो उस लिहाज से वो भी बड़ा मुश्किल है जॉब के साथ करना, और ऑन टॉप ऑफ इट फिर शायरी को लेकर चलना। अगर आपने शेर कहने हो तो और अपने हद तक रखने हैं, या एक किताब छपवा लेनी है, जो कि अभी तक मैं छपवाने की कोशिश कर रही हूँ और वक्त नहीं मुझे मिल पा रहा, तो वो तो फिर भी शायद कुछ मैनेज हो जाए, अगरचे वो भी नौकरी के साथ काफी मुश्किल होती है। नौकरी के लिए एक आपको डिफरेंट फ्रेम ऑफ माइंड और डिफरेंट टेम्परामेंट चाहिए, और शायरी में अपना पता नहीं देना, उसमें जब भी आपका नजूर उसका आपके ऊपर होना शुरू होगा तो आपको आप उस कैफियत में चले जाते हैं और आपको वो उसको टाइम देना पड़ता है, तो इस लिहाज से उनका भी आपस में मैनेज करना मुश्किल होता है। लेकिन कोशिश होती है कि साथ साथ सारी चीजों को चलाया जाए। ज्यादा मुश्किल काम होता है नशिस्तों में या मुशायरों में जाना और शिरकत करना, क्योंकि ऑब्वियसली वो एक टाइम कंज्यूम करता है आपकी वो चीज, लेकिन अगर आपने शेर व अदब से वाबस्ता रहना है, कुछ सीखना है, तो फिर आपको जाहिर है कि इन महफिलों में उठना बैठना पड़ता है, तो ताकि आप एक उस सारे माहौल से भी वाकिफ रहें, वाबस्ता रहें। कभी ऐसा हुआ कि जॉब टाइमिंग भी आपकी वैसी ही है और आपको किसी महफिल में जाना है शेर कहने के लिए और वो मिस हो गई है? हाँ जी, अक्सर हो जाता है, कभी कभी तो हो जाता है, बल्कि मैं ऐसा कई दफा बड़ा मुझे ऑकवर्ड इसलिए ज्यादा फील होता है, बुरा इसलिए लगता है कि कमिटमेंट कर ली मैंने। फॉर एग्जाम्पल किसी ने मुझे 1 हफ्ता पहले या 3 दिन पहले 4 दिन पहले कहा कि जी इतने बजे फलान जगह है, और मैंने कहा कि इंशाल्लाह मैं आऊंगी, लेकिन अब दफ्तर में ये अचानक से ऐसा काम आ पड़ा या कोई ऐसा मसला आ पड़ा कि आप उठ नहीं पा रहे, वो भी आपकी एक जिम्मेदारी है कि आपने दफ्तर को भी देना है। आप बतौर सरकारी मुलाजिम इस तरह की गफलत नहीं बरत सकते, तो आप वहां नहीं पहुंच पाए, और अब आप लाख उनको कह रहे हैं कि मैं नहीं पहुंच पाया, लेकिन उनके बैक ऑफ माइंड पे ये बात संभाव आ जाती है कि ये अफसर है, तो इसलिए ये जो प्रॉब्लम आते हैं ना कि एक इस तरह का वो बात उनके जहन में चली ना जाए, ये एक खदशा कि वो ऐसा ना सोच लें कि ये अफसर है और इस वजह से इन्होंने हमें कहा और ये नहीं आई, और ये एंड टाइम पे इन्होंने अपनी कमिटमेंट जो है वो पूरी नहीं की। तो मैं इस चीज से बहुत घबराती भी हूँ, अगरचे ये हो जाता है। अगर 10 जगह मैंने इस तरह 10 दफा इस तरह हुआ है कि मैंने कमिटमेंट की है, तो 2 या 3 जगह ऐसा होता है कि जहाँ पे मैं उसको पूरा नहीं भी कर पाती, और फिर मैं इस बात से बहुत घबराती हूँ कि कहीं इनके जहन में इस तरह की कोई मैसेज कन्वे ना हो। क्या पैगाम देना चाहेंगे आप हमारी उन खवातीन को जो वर्किंग भी करना चाहती हैं, उनके पास बहुत ज्यादा नॉलेज भी है, और उन्हें आगे बढ़ने के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं खवातीन को ये जरूर पैगाम देना चाहूंगी कि वो चीजों को अपनी मेहनत से अचीव करें, क्योंकि जब आप मेहनत से अचीव नहीं करते और ये सिर्फ सोचें कि मुझे बीइंग अ वुमेन मुझे एक तरजीही ट्रीटमेंट दिया जाए, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जाए कि मैं लेडी हूँ तो मैं काम भी कम करूंगी, मैं मेहनत भी कम करूंगी, लेकिन बस मुझे चाहिए ये चीज क्योंकि मैं खातून हूँ, वो अच्छी बात नहीं है।
वो एक इंसाफ पे मबनी बात नहीं है। खवातीन को चाहिए कि उन्होंने जिंदगी में जो भी अचीव करना है, एक तो वो अपनी जिंदगी में जरूर, मैं ये बच्चियों को कहना चाहूंगी कि कोई ना कोई विजन, कोई ना कोई गोल सेट करें ऐसा ही कि उन्होंने अपनी जिंदगी में आखिर वो करना क्या चाहती हैं, या उनका पैशन क्या है, या उनका एप्टीट्यूड किस तरफ है। और चाहे जो भी है, वो जितना भी इम्पोर्टेंट या अनइम्पोर्टेंट है, उसको वो जरूर टाइम दे और उसमें मेहनत करें और उसमें एक्सीलेंस अचीव करें। चाहे वो कोई कैलीग्राफी करना चाहती हैं, चाहे पेंटिंग करना चाहती हैं, जॉब करना चाहती हैं, बिजनेस करना चाहती हैं, जो भी है वो उसको वक्त से आइडेंटिफाई करें और दूसरों की तरफ ये ना देखें कि वो आपको कोई चीज सेट करके देंगे, आपका कैरियर सेट करके देंगे या आपका बिजनेस सेट करके देंगे। आप अपनी चीजों को खुद मैनेज करें, उनको खुद डेवलप करें, फिर आपको जो एक इंटरेस्ट और उसमें मजा आएगा कि ये इंडिपेंडेंटली ये चीज मैंने एस्टेब्लिश की है अपने लिए, ये अपना कैरियर मैंने खुद बनाया है, या ये अपना बिजनेस मैंने खुद बनाया है, या ये अपना पैशन मैंने खुद फॉलो किया है, तो वो बहुत एक फुलफिलमेंट की एक आएगी उसमें एक एलिमेंट। बहुत ही खूबसूरत पैगाम था हमारी खवातीन के लिए। अब इसी के साथ साथ एक और छोटा सा पैगाम हमारे जो न्यू लिखारी हैं, जो न्यू शेर कहना चाह रहे हैं, उन्हें क्या कहना चाहेंगे कि अच्छा शायर होने के लिए उनके अंदर क्या खुसूसियात होनी चाहिए, क्या जज किया जाता है कि जिससे हम ये कहते हैं कि ये एक अच्छा शायर है, एक अच्छा बोल सकता है। ये मेरा जो शेर के बारे में या शायर के बारे में एक नजरिया है, हो सकता है बायस्ड हो, लेकिन वो ये है कि शायर जो है ना, वो आपके अंदर इनबिल्ट एक चीज होती है, यानी ये खुदा की एक वदियत करदा चीज है कि आप में शेर कहने की सलाहियत है या नहीं है। ये मैं नहीं कहूंगी कि अगर आपके अंदर नहीं है तो आप उसको अचीव नहीं कर सकते, मेहनत आप करें तो आप उसको अचीव भी कर सकते हैं, लेकिन शायद आप उसमें इतना एक्सेल नहीं कर सकते। ये वो एप्टीट्यूड की बात है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोगों को मैथ्स का बड़ा एप्टीट्यूड है तो वो मैथ्स में बहुत एक्सेल कर सकते हैं, कुछ लोगों को नहीं है। इसी तरह कुछ को इकोनॉमिक्स का पता सेंस है, कुछ को बिल्कुल नहीं है। तो इसी तरह शेर की भी कुछ में सलाहियत है कि वो अपना इजहार कर सकते हैं, कुछ में जरा कम है या नहीं है। एक तो सबसे पहले जो मैंने खवातीन को पैगाम दिया वही सबके लिए कि प्लीज अपनी सलाहियत को पहचानें, ऐसे ही है। ये गौर अपने अंदर करें, एक इंट्रोस्पेक्ट करें कि आपके अंदर सलाहियत जो मौजूद है उसको डेवलप करें, जो कि आप जेन्युइनली आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपके अंदर किस चीज में है। और अगर कोई ऐसा है कि जो समझता है कि शेर कहने की सलाहियत उसमें है, तो सबसे बड़ा मशवरा यह है कि आप पढ़ें, शुरा को पढ़ें, उर्दू जुबान को पढ़ें। अगर आपकी इमला ठीक नहीं होगी, अगर आपका तलफ़ुज़ ठीक नहीं होगा, तो वो उस जुबान के साथ भी जाती है जिसमें आप शायरी कर रहे हैं। तो आप जरूर उस्तादों को पढ़ें, अपने हम असर लोगों को पढ़ें, अपने मतलब उर्दू की तो तारीख इतनी पुरानी है भी नहीं, अगर आप कहें तो 400-500 साल तक की है। उसमें आप एक्सटेंसिवली ना पढ़ें, लेकिन इतना जरूर पढ़ें कि जो आपको एक इनरिच करे, आपके तजर्बे को बेहतर करे, आपकी चीजों को की एक बैकग्राउंड पता हो। जब बैकग्राउंड सेट होगा तो फिर आप आगे उसको लेकर चलेंगे। दूसरा ये, कभी भी मुतमईन ना हो इस बात से कि जी मैं तो बहुत अच्छा शायर हूँ और मैं तो बहुत अच्छे शेर कहता हूँ और मैं तो जो कहता हूँ वो है ही जबरदस्त। उसमें इस्लाह की, उसको दोबारा से देखने की, उससे बेहतर शेर कहने की हमेशा गुंजाइश मौजूद रहती है और उसमें भी उस तरह से कोशिश करते रहें, दूसरों से सीखें, खुद को बेहतर करने की कोशिशें करें। तो मेरा ये ख्याल है कि जरूर इस तरफ को तवज्जो दें, यानी मेहनत की तरफ, पढ़ाई की तरफ और अपनी ही चीजों को बेहतर करने की तरफ। कभी भी अपने बारे में खुशफहमी का शिकार ना हो। ऐसा ही है। प्रोग्राम अपने खत्म को पहुंचा है, कोई आप आखिर में कोई गजल सुनाना चाहें, कोई शेर कहना चाहें? हर सदा थक के लौट आई मेरी, कोई सुनता नहीं दुहाई मेरी। क्या बात। बाद में मुंह के बल गिरी हूं मैं, पहले आवाज डगमगाई मेरी, फिर किसी ने दिखाई करके मुझे, फिर मोहब्बत समझ में आई मेरी। जिस कदर देख सुन के लगती है, इतनी आसान नहीं रसाई मेरी। मैं बचाती हूँ जिसको खिफ़्फ़त से, करने लगता है वो बुराई मेरी। आ लगा मुझको आखिरी पत्थर, आ लगा मुझको आखिरी पत्थर, अब मुकम्मल है पारसाई मेरी। वाह, क्या बात है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। लाहौर चैनल का बहुत शुक्रिया कि आपने ये सिलसिला शुरू किया और आपको मेरी ये जरूर मशवरा होगा कि इसमें जरूर और शोरा को शामिल कीजिएगा और इसी तरह से शेर व अदब की तरवीज हो
तो ये मेरे लिए और तमाम शायरों के लिए, हमारे माशरे के लिए एक बहुत अच्छी ये समत है कि हम लोग फनून लतीफ़ा में अपनी जो है एक अपनी सकाफत को ढूंढें, बजाय इसके कि हम शिद्दत पसंदी और बर्बरियत की तरफ जो है अपने नौजवानों के कदम बढ़ाएं। उससे कई गुना बेहतर है कि हम उनको तहजीब सिखाएं। बहुत शुक्रिया मिस, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने अपना इतना कीमती वक्त हमें दिया और हमें इज्जत बख्शी। जी नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा, लेकिन आपसे चाहूंगी मैं इजाजत। फिर मिलेंगे एक नए दिन के साथ, एक नए अंदाज के साथ। आपकी होस्ट पर इकबाल लाहौर, 42 टीवी।